आज हम देखेंगे मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल को अपने प्रयोग है उस अनुमान एवं प्रयोगों से पता चला कि परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। यानी बैंगनी या सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के युग्मक अर्थात जो परागकण या बीजांड में एक बैंगनी कारक या एक सफ़ेद कारक होगा। बीजांड और परागकण के जो मेल से बने बीज के रंग के दो कारक होंगे, ये दोनों बैंगनी। तो ये दोनों जो बैंगनी कारक को कैपिटल V से दर्शाया गया है और दोनों जो सफ़ेद है वो स्मॉल v। दोनों जो सफ़ेद कारक या एक बैंगनी एक सफ़ेद, तो एक बैंगनी एक सफ़ेद कैपिटल और स्मॉल v में हो, ये हो सकता है। तो मेंडल के अनुसार युग्मक के कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं, मेंडल के पृथक्करण का नियम कहलाएगा। तो मेंडल ने जो प्रयोग है सिर्फ एक एक गुण के साथ ही नहीं, उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि यदि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया जाए तो क्या होगा। उसने देखा कि दो गुण या तीन गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो एक से अधिक गुण को लेकर किए गए प्रयोग तथा उनसे संबंधित नियम का जो उन्होंने विवरण दिया वो पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अभिवहन का नियम है, प्रभाविता का नियम है। ठीक, तो ये उन्होंने नियम दिए। तो मेंडल ने वंशागति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विपरीत एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंधित जो अध्ययन किए वे आनुवंशिक आधार बने, पर उनके जो जीवन काल में कोई इसे समझ नहीं पाया। उसकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे सराहा गया। आज हम जानते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां मेंडलीय नियम हूबहू लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में तथा जिनमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते, जैसे सरसों में गुणसूत्रों के 4 गुणित समूह, तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणित गुणसूत्र के समूह होते हैं, या जिनमें एक ही गुण के एक से ज्यादा प्रभावी कारक हैं, जैसे मानव रक्त समूह। तो इस प्रकार से इसके बाद देखते हैं हम जो मानव में मेंडलीय नियम का अनुवांशिकी। मानव में मेंडलीय नियम के अनुसार जो अनुवांशिकी है उसमें क्या है कि उसमें मेंडलीय लक्षण था, जैसे ठुड्डी में गड्ढा होना, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण में प्रदर्शित हो रहे हैं कि नहीं, एक लक्षण दूसरे में दिखाई देता है, उसमें समानता रखता है कि नहीं, ऐसा। तो यह मेंडलीय नियम के अनुसार एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया भी लगभग ऐसा ही एक लक्षण है। जैसे कोई पूर्वज का कोई लक्षण है, आँख का उनके जो संतान है या जो संतति है उसके मिलता जुलता है कि नहीं, आपका ही देखो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, या किसी न किसी अपने जो जनक है, माता पिता, उससे मिलता जुलता है, कितना समानता, कौन कौन से अंग समानता रखते हैं, कौन से भिन्नता। तो ऐसे ही एक सिकल सेल एनीमिया होता है। तो सिकल सेल कारक और अनुवांशिकी फैक्टर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड देयर इनहेरिटेंस। तो मनुष्य में 11वें नंबर के अलिंग जो ऑटोसोम गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया गया, तो इससे सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन व गोल जो रक्त कणिका है, जो ब्लड कणिका, वो कोशिका बनाती है। इसके कारक को दर्शाने के लिए जैसे RR कैपिटल में कारक को दर्शाने के लिए RR लेते हैं कैपिटल में, मान लो असामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया। इसी कारक में बदलाव से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर होता है, जिससे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती है। तो इस अवस्था में जो हंसियाकार अवस्था है, इस कारक को स्मॉल r से मालूम करता है इसको समझने के लिए। तो हंसियाकार जो कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता है बहुत कम होती है। साथ ही एक सामान्य गोल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जहाँ 100 से 120 दिन है, एक हंसियाकार जो कोशिका का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के कार्य में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी से जो रोगी है बहुत जल्दी थक जाता है। यह तब घातक होता है जब इसके कारक समरूपी यानी स्मॉल r अवस्था में होते हैं। तो सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी जो कारक जिसमें गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक
जिससे हंसियाकार रक्त कोशिका बनती है उस पर प्रभावी होते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे, मान लो जो रक्त कणिका है RR है और एक प्रभावी जो कारक है हंसियाकार रक्त वाला, उससे अप्रभावी कारक एक बनेगा विषमरूपी वाला स्मॉल। तो यहाँ हम देखते हैं यदि अप्रभावी कारक पिता कैपिटल R और स्मॉल r, उसी प्रकार अप्रभावी कारक वाला माता, जो माता है अप्रभावी कारक वाला, वो कैपिटल R स्मॉल r है, ये जनक है। तो ये जनक का जब इस प्रकार के अप्रभावित कारक माता और अप्रभावित कारक पिता, तो जब इस तहत उससे जो संतान है, नई जो संतति उत्पन्न होती है, वो इस प्रकार से होंगे, ये देखना है। तो ये 4 प्रकार से होंगे। तो जैसे इसमें देखना है, तो ये पिता से और ये माता से कारक आया, तो ये कैपिटल R हुआ। इसी प्रकार इसी R से ये वाला R आएगा, तो कैपिटल R और स्मॉल r एक कारक हुआ। फिर कैपिटल स्मॉल ये वाला R आएगा, तो ये कैपिटल और स्मॉल वाला, और फिर यही वाला स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या होगा, आने वाले जो संतान है 4 में से 1 है, जो 4 में से 1 जो कारक है वो सामान्य होंगे, ये सामान्य होगा। ये वाले मान लो वाहक पिता है अप्रभावी कारक, वाहक माता है अप्रभावी कारक, तो ये क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक, अप्रभावी वाहक जो कारक वाला है, ये वाहक पिता है और ये माता वाहक है, तो इसके जो संतान 4 में से 1 जो है वो सामान्य होंगे, और जो 4 में से 2 वो होंगे वाहक होंगे, और एक जो संतान है 4 में से 1 ये रोगी उत्पन्न हो जाएगा, ये रोगी हो जाएगा हंसियाकार वाला, और ये वाहक हो। ये संतान 4 मान लो 4 में से 1 होने की संभावना क्या रहता है, सामान्य। 2 जो 4 में से 2 वाहक और एक रोगी होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से इसके बाद जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया से मलेरिया के प्रति जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है ये आ जाती है। हमारे राज्य में जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की बहुतायत है, यह रोग केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं हमारे देश तथा अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका में व्यापक रूप से पाया जाता है। इन इलाकों में जो मलेरिया का प्रकोप होने से जो सिकल सेल्स रोग के वाहकों के लिए इसके कारक लाभदायी है। जैसे हंसियाकार कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी वो जीवित नहीं रह पाते, अतः यह मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक ये होती है, यानी जो मलेरिया रोग है उसके प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, जिसे प्रतिरोधात्मक ये कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंग निर्धारण, मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण है कैसे होता है ये देखना। हमने मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जैविक क्रियाएं इसमें पढ़े हैं, तो हमने यह भी जाना कि मनुष्य का लिंग का निर्धारण 23वां गुणसूत्र के एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में XX और नर में XY ये गुणसूत्र है। तो शुक्राणु और अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मनज जो जाइगोट है वो फिर से द्विगुणी संख्या आ जाती है, तो इससे संतति बनती है जिसका लिंग इस पर निर्भर करता है कि उसमें दोनों X है या एक X और एक Y है। अगर दोनों X है तो मादा, और यदि एक X और एक Y है तो वो इस वाले गुणसूत्र से नर बनता है। ठीक, जिस प्रकार जैसे ये मादा का डबल X है, ये नर है तो XY। यहाँ देखेंगे यदि मादा से एक गुणसूत्र बनेगा तो डबल X आएगा, तो ये मादा होने की संभावना है। यहाँ से एक X गुणसूत्र, यहाँ का एक Y गुणसूत्र मिलेगा तो जो जाइगोट जो बनता है XY हो जाता है, तो ये नर बनने की संभावना होती है। तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है। इसमें अब क्या है कि जो नर व मादा बनने की जो संभावना है वो 50% हो जाती है। यानी व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना या पूर्णतः क्या है एक संयोग की बात है। यह कहा नहीं जा सकता
या ना तो इसमें माता और ना ही इसमें पिता, कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है। नर या मादा होने की जो चांसेस रहती है वो 75% हो जाती है, सॉरी 50%, यानी 50%। अब देखते हैं जनकों से संतान कारक से जीन तक, जो जनकों से संतान है कारक जो जीन तक, तो इसमें क्या है, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग फैक्टर टू जीन्स, यानी अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान मेंडल ने दिया और इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारक के द्वारा प्रकट होता है। इसके लगभग 60 साल बाद 1920 में टिड्डे के गुणसूत्रों पर प्रयोग कर रहे जो सटन ने बताया कि मेंडली कारक गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं और किसी एक जनक के एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ही संतान को मिलता है। यानी मेंडल को बैगनी और सफ़ेद फूल के बीच की कोई अवस्था नजर नहीं आई, क्योंकि बैगनी और सफ़ेद रंग के कारक अलग अलग गुणसूत्र पर पाए गए, अतः मिला जुला स्वरूप बनने की संभावना कम से कम होती है। मेंडल के जो कारक को आगे चलकर जीन कहा गया, तब यह स्वीकार कर लिया गया कि जीन ही वंशक गति के लिए उत्तरदायी इकाई है। ठीक, तो अब जीन क्या है, तो सोच से पता चला कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए की खोज हुई और उस पर उन हिस्सों की खोज होने लगी जहाँ से लक्षणों का निर्धारण होता है। तो जीन डीएनए के उस हिस्से को माना गया जिसमें प्रोटीन बनने की सूचना मिलती है। किसी जीन समूह में एक भी जीन में फेरबदल से नए जीन समूह बनते हैं। ऐसे जीन समूह वाली संतान नए जीन समूह की होती है, चाहे वो हमारे शरीर में से कोई नए जीन वाली कोशिका का समूह क्यों ना हो। अर्थात जो नए जीन समूह में नई प्रजाति निर्मित होती है और इसके आधार पर प्रजातियों की जो परिभाषा है, अनुवांशिक प्रजातियों की अवधारणा है, वो जेनेटिक्स स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दी जाती है। तो मनुष्य गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन का पूरा लेखा जोखा है, तो इसका कई प्रकार से लाभ मिल रहा है। तो जैसे अनुवांशिक रोगों की पहचान व इसके इलाज में भी हमको मदद मिलती है। इस प्रकार से यह अध्याय कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।